So today we are discuss about the unit number 4, that is electronic spreadsheet. Inside this chapter we will already discuss about the what is the electronic spreadsheet and what is the use of electronic spreadsheet. इससे जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें हमने कुछ डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है और उसके कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के साथ जो है क्या यूज़ किया जा सकता है, फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए हम जो है आपके सिलेबस के हिसाब से हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक दिया है क्रिएट ए स्प्रेडशीट। आपको एक स्प्रेडशीट क्रिएट करना है, तो उसके लिए थ्योरी सेक्शन और प्रैक्टिकल सेक्शन को लेते हुए हम काम करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ दिया इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या होता है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। फिर उसके बाद स्टार्टिंग स्प्रेडशीट हमने ओपन करके देखा था। देन उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्प्रेडशीट के पार्ट्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स। तो जैसे यहाँ पे आपका जो बुक दिया हुआ है आपके पास होगा, ठीक है, तो उस बुक में आप देखेंगे तो ये सारे इसके पार्ट्स है। क्विक एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार है, रिबन है, कंट्रोल बटन है, मैंने आपको बताया था उस दिन कि नेम बॉक्स होता है। फिर फार्मूला इंसर्ट फंक्शन के अंतर्गत फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला बार होता है। कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, उसी से क्या बना रहता है, सेल्स बना रहता है। फिर उसके अलावा जो है हमने कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग बार के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपका जो रूलर के राइट साइड में जो है स्क्रॉल बटन होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, और यहाँ पे होता है नीचे जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। फिर उसके अलावा जो यहाँ पे जो है आपका वर्कशीट नेविगेशन होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दूसरे वर्कर सीट में हम जा सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सीट्स, स्टेटस बार। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे मोस्ट कॉमन फंक्शन रिजल्ट, जो भी आप फंक्शन अप्लाई करते हो उसको यहाँ पे शो करता है। फिर इसके अलावा जो जूम कंट्रोल, तो जो जो यूज़ होते जाएगा पता हम जो है इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। फिर उसके बाद और देख लेते हैं क्या है प्रैक्टिकल में। तो वर्कशीट में आपको रोज एंड कॉलम के बारे में जान लिया था हमने। सेल और सेल एड्रेस क्या होता है उसके बारे में जान लिए थे। फिर उसके बाद रेंज ऑफ सेल, अब इसको हम देखते हैं रेंज ऑफ सेल क्या कहलाता है। तो इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ डेस्कटॉप में मेरा जो एप्लीकेशन है लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस ओपन होने के बाद यहाँ पे यूज़ कर दे रहा हूँ कैल स्प्रेडशीट, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो एप्लीकेशन है वो है कैल स्प्रेडशीट लिब्रा ऑफिस के अंतर्गत। तो उसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन होने के बाद सबसे पहला चीज़ आपको बताया था कि एमएस एक्सेल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम से मिलकर बना रहता है। ठीक, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये कंट्रोल विंडो होता है जहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेन्यूज होते हैं, ये स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं, ये फॉर्मेटिंग टूल बार होते हैं, ये वाला सेक्शन। फिर इसके अलावा जो ये नेम बॉक्स होता है ये आपका फंक्शन होता है, यहाँ पे फॉर्मूला इनपुट करने का रहता है। फिर इसके बाद ये कॉलम्स होते हैं और ये रोज होता है। ठीक, तो हमने उस दिन सेल एड्रेस के बारे में बताया था, जब भी किसी सेल को एड्रेस करते हैं तो उसका सेल का एड्रेस कहाँ पे आ जाता है, नेम बॉक्स में आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए आज हमको एक सबसे पहला स्प्रेडशीट हमको क्रिएट करना है। स्प्रेडशीट क्रिएट करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे सेल रेंज के बारे में। तो इतना सबको मालूम है कि सेल का एक एड्रेस होता है जिसको क्या बोला जाता है, सेल रेफरेंस बोला जाता है। जिस भी सेल को सेलेक्ट करता हूँ उसका एड्रेस कहाँ पे होता है, यहाँ पे आ जाता है, देखिए नेम बॉक्स में आ जाता है। ठीक, तो इसको आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अब जिस सेल को हमने करंट में सेलेक्ट करके रखा है उसको बोला जाता है एक्टिव सेल। उस दिन मैं आपको बताया था करेंटली सेलेक्टेड सेल इज कॉल्ड एक्टिव सेल। जो भी वैल्यू आपको इंटर करना है उस सेल को आपको एक्टिव सेल बनाना पड़ेगा, यानी उस सेल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अभी वैल्यू इंटर करूंगा तो कौन से सेल में इंटर होगा, C3 में इंटर होगा। ठीक, तो जिस भी सेल में आप वैल्यू इंटर करना चाह रहे हो उस सेल को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव सेल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, माउस से आप क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से भी आप अप डाउन एरो के थ्रू क्या कर सकते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट जहाँ पे भी जाना है आपके कीबोर्ड में जो है डायरेक्शन के लिए कीज दिया रहता है 4 कीज। ठीक, तो इस एरो की के थ्रू आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट राइट डाउन कहाँ पे जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक, अब हमको एक सेल सीट बना लेना है। जैसे मैं एक सीट बना रहा हूँ, एक सिंपल सा सीट बना रहा हूँ, जैसे आप ही लोग के क्लास का सीट बना रहा हूँ। ठीक, अभी मैं बना देता हूँ 4 स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं। जैसे अभी मैं टाइप करना चाह रहा हूँ यहाँ पे रोल नंबर। ठीक, फिर उसके अलावा यहाँ पे नेम दूसरे बॉक्स में,
फिर इसके अलावा जो है 3 सब्जेक्ट के मार्क्स टाइप कर देता हूँ, इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर उसके बाद आते हैं लैंग्वेज ही ले लेता हूँ संस्कृत। इस तरीके से मैंने 3 क्या कर लिए सब्जेक्ट, और उसके अलावा जो है स्टूडेंट के नेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे 5 स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं, रोल नंबर ले लेता हूँ 901, 2, 903, 904, 905। फिर इसके बाद स्टूडेंट का नेम ले रहा हूँ, श्याम, राहुल, आयुष, आदित्य। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे इसके सब्जेक्ट के मार्क्स को इंटर कर दे रहा हूँ। अपने से अभी कुछ भी ले रहा हूँ मैं, 80, 85, 87। इस तरीके से आपको मार्क्स को एंट्री कर लेना है। तो अभी तो हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं। इस तरीके से मार्क्स एंट्री कर लिए। ठीक, अब आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको क्या कर लेना है, एक क्रिएट इस स्प्रेडशीट, आप एक स्प्रेडशीट क्रिएट करना है। ठीक, तो अभी मैं एक स्प्रेडशीट क्रिएट किया हूँ। अभी मैंने केवल क्या किया है, वैल्यू इंटर किया है। अभी तो ये सारा चीज करना तो बहुत सिंपल है। हमने बॉक्स के अंदर इंटर किया, रोल नंबर वाले कॉलम में रोल नंबर टाइप कर लिया, नेम वाले में नेम टाइप कर लिया, इंग्लिश के मार्क्स के नीचे इंग्लिश का मार्क्स, हिंदी के नीचे हिंदी, संस्कृत के नीचे संस्कृत। ठीक, अब मैं इसको अगर प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखा जाता है, तो जिसको बोला जाता है प्रिंट प्रीव्यू। तो आप अगर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसमें बॉक्सेस तो हैं, लेकिन वो बॉक्सेस क्या है, वर्चुअल है। ठीक, वो बॉक्सेस जो बने हुए हैं वो क्या है, वर्चुअल है। आपको दिख रहा होगा ये बॉक्सेस जो दिख रहा है ये वर्चुअल है। ठीक, प्रिंट करेंगे तो ये बॉक्स प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इसमें क्या नहीं किया, बॉर्डर नहीं लगाया। ठीक, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे सामने ऐसा डेटा आ रहा है, तो हमको ऐसा लग नहीं रहा है कि रोल नंबर कहाँ पे है, रोल नंबर और नेम जो है मिल गया। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी कहाँ पे, हिंदी का मार्क्स कहाँ पे, इंग्लिश का मार्क्स कहाँ पे, संस्कृत का मार्क्स हमको शो नहीं कर रहे। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करना है। इसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, तो इसको ऑर्गेनाइज करने को बोला जाता है फॉर्मेटिंग। ठीक, तो देखिए आप जनरली आप देखेंगे जब भी हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, तो आपने पिछले साल प्रीवियस ईयर भी आपने डिस्कस किया होगा अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट क्या होता है, टेक्स्ट का पोजीशन होता है, कहाँ पे रहेगा टेक्स्ट। ठीक है, चाहे वो जैसे आप अगर हम देखते हैं ये बॉक्स बना हुआ है, एक बड़ा सा बॉक्स बना लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ आए। ठीक, एक बॉक्स को मैं बहुत बड़ा कर ले रहा हूँ, 2-3 बॉक्स को, जैसे ये वाले बॉक्स को क्या कर ले रहा हूँ, बड़ा कर ले रहा हूँ ये इस वाले बॉक्स में। ठीक, अब एक में मैं नाम टाइप करता हूँ, जैसे रोहन टाइप किया, रोहन टाइप किया। दूसरे में उसका इंग्लिश का मार्क्स टाइप किया 50। तो आप देखेंगे रोहन जो नेम जो है, अब जब भी हम MS एक्सेल में नेम टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आता है, वो लेफ्ट साइड में आता है। नंबर जब टाइप करते हैं तो वो आता है राइट साइड में। ठीक, आपको दिख रहा होगा कि हमने जब नेम टाइप किया, और एक बार टाइप करके देख लेते हैं, आयुष टाइप करता हूँ मैं। ठीक, तो आयुष जो है आप देखें कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड में। वही जब मैं 90 टाइप करता हूँ तो 90 कहाँ पे आ रहा है, राइट जो है राइट साइड में। ठीक, तो नेम जब हम भी टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और नंबर जब टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा राइट साइड में। तो ये इस चीज़ को आपको जानना है। तो इसीलिए देखिए जहाँ जहाँ पे भी हम नेम टाइप किए हैं वो आ गया आपका कौन सा, लेफ्ट साइड, और जहाँ पे नंबर टाइप किए हैं वो आ गया राइट साइड। ठीक, तो इसको हमको ऑर्गेनाइज करना है, तो इसी को बोला जाता है अलाइनमेंट, और हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे अलाइनमेंट क्या होता है। तो इस चीज़ को आपको कई बार क्वेश्चन आया, 9th में 10th में आया है। ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है, और नंबर अलाइनमेंट क्या होता है, राइट होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। हर एक छोटा छोटा चीज़ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज़ मैं जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे तुरंत बता देता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना आए। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मार्क्स हमने इंटर कर लिया है। अब इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइज देखिए, आप जब भी नंबर टाइप करते हैं तो नंबर को आपको
ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, उसके लिए होता है अलाइनमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अलाइनमेंट का, या लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर में करेंगे सेंटर में आएगा, राइट में करेंगे तो राइट में आ जाएगा, और एक आता है आपको वेब टेक्स्ट। ठीक, लेकिन अभी हम यूज कर लेते हैं सेंटर में, वेब टेक्स्ट को हटा देते हैं। ठीक, तो नंबर को मैंने ले लिया सेंटर में, नेम को रहने देता हूँ कहाँ पे, ये रहेगा राइट साइड में। फिर उसके अलावा ये सारे इसको भी क्या कर लेता हूँ, सेंटर में ला देता हूँ। इस तरीके से हमने क्या कर लिया सेंटर में, और जो हमारा टाइटल है ऊपर का, सबसे ऊपर में जो टाइटल है, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, नेम के नीचे नेम। ठीक, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम सेंटर में ला देते हैं। तो देखिए इतना बस हमने फॉर्मेटिंग किया, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट, अगर हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ नीचे, इतने को ही जाके हम प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखोगे तो ये थोड़ा ऑर्गेनाइज दिखेगा। अभी हमारा जो है बॉक्सेस नहीं है, फिर भी हमको समझ आ रहा है, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, नेम के नीचे नेम, इंग्लिश के नीचे इंग्लिश, हिंदी के नीचे हिंदी, और संस्कृत के नीचे संस्कृत। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब दूसरा चीज आता है, ऑर्गेनाइज तो हो गया। ठीक, ऑर्गेनाइज होने के बाद क्या करोगे, हमको ऊपर में लिखना है रिजल्ट, कुछ और लिखना था कि हमको रिजल्ट सीट ऑफ क्लास 9th लिखना था, लेकिन कुछ लिख नहीं पाए हैं, तो हमको क्या करना है, ऊपर में एक नया क्या करना है, रो इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट रो एबव। ठीक, हम क्लिक करेंगे तो एक नया रो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट होके आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एक नया रो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करके ला सकते हैं। और उसके बाद अलावा जो है हमको क्या करना है, रिजल्ट ऑफ क्लास 9th ये लिखना है। लेकिन जब मैं रिजल्ट ऑफ क्लास 9th लिखूंगा तो वो कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ सेंटर में आना चाहिए, आ रहा है इस वाले सेल में आ रहा है। ठीक, अभी जब हम रिजल्ट ऑफ क्लास 9th लिख रहे हैं तो कहाँ पे आ रहा है, ये वाले सेल में आ रहा है, A1 में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे सेल को एक क्या करना पड़ेगा, मर्ज करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे पहले हमने चैप्टर जो डिस्कस किया था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसमें बताया था स्प्लिट एंड मर्ज सेल। ठीक, तो वैसे ही आप इसको क्या करेंगे, ये मर्ज करेंगे। तो इसके लिए आपको जिस जहां तक के सेल को मर्ज करना चाह रहे, सिंगल सेल में कन्वर्ट करना चाह रहे, उतने सेल को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मर्ज एंड सेंटर। हम इसमें क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर में, तो ये पूरा सेल जो है A B C D और E कॉलम जो है वो क्या हो जाएगा, एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या कर सकते हो, 2 और मोर सेल, अब जरूरी नहीं है यहीं पे आप चाहते हो, यहाँ पे जैसे मैं ये अलग अलग रो और कॉलम दोनों को मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से जाके आप पूरे जितना सेलेक्टेड करेंगे उतना एरिया क्या हो जाएगा, आप मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इतना एरिया चाहते हो, जिस भी एरिया को चाहते हो उसने को क्या करो, सेलेक्ट करो, और यहाँ से जाके मर्ज एंड सेंटर करोगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहा होगा आपका, बीच में जो सेल्स बने हुए थे वो सेल क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। फिर से आपको वापस लाना है, यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा, वो फिर सेल वापस आ जाएगा। ठीक, तो आपको मर्ज भी कर सकते हो और स्प्लिट भी किया जा सकता है। तो स्प्लिट करना है या मर्ज करना है, आप क्या कर सकते हो, यूज किया जा सकता है मर्ज एंड सेंटर का यूज। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया है, इस टेबल में क्या करना है, बॉर्डर डालना है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर में। ठीक, बॉर्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर। आप चाहते हो ऑल साइड बॉर्डर लगाना चाह रहे थे, इसको यूज कर सकते हो। ठीक, केवल हम कॉलम में लगाना चाह रहे थे, इसको यूज कर सकते हैं। तो हम ऑल साइड चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देंगे, तो ये बॉर्डर लग के आ जाएगा। अभी अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ से जाके प्रिंट प्रीव्यू, तो आपको दिख रहा होगा कि एक बॉर्डर लग के आ गया आउटर साइड में। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अभी हमारा काम वही था कि हम क्या कर सकते हैं कि हमको एक सिंपल सीट क्रिएट करना था, और उससे रिलेटेड सीट क्रिएट करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो एक तो हमने देखा कि मर्ज एंड सेंटर का यूज किया। सेकंड चीज हमने देखा कि अलाइनमेंट का यूज कर लिया, कि हो सकता है कि नंबर को हमको सेंटर अलाइनमेंट यूज कर लिया, टेक्स्ट को हमने लेफ्ट यूज कर लिया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी अलाइनमेंट आपको यूज करना है। इसके अलावा जो है हमने हेडिंग डालने के लिए यहाँ पे हेडिंग जो है आप डाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक सिंपल वर्कशीट में जो काम करना है। अब आता है यहाँ पे जो दिया हुआ है रेंज ऑफ सेल। ठीक, कॉलम रेंज, रो रेंज एंड रो एंड कॉलम रेंज। ठीक है, रेंज क्या कहलाता है, देखिए
सपोज मैं क्या करता हूँ, एक साथ टू और मोर सेल को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, अभी अगर एक बार में सेलेक्ट करते हैं तो ये एक्टिव सेल कहलाया, ठीक। अगर मैं एक साथ इतने सारे सेल को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, शेयर रेंज कहलाएगा। देखिए शेयर रेंज में क्या होता है कि जिस सेल को आपने जितने को सेलेक्टेड किया सबका नेम यहाँ पे आ जाता है, C3 से लेकर C7 तक। तो जब आप क्या करते हैं, व्हेन वी सेलेक्टेड टू और मोर सेल एट ए टाइम, दैट इज कॉल्ड सेल रेंज। जब आप किसी भी पर्पज से आप क्या करते हो, कई सारे सेल को सेलेक्टेड करते हो तो वो कहलाता है सेल रेंज। अब एक तो ये सिंगल सेल हो गया, लेकिन जब आप मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सेल रेंज कहलाएगा, ठीक। तो इसका नेम कैसे डिसाइड होता है, देखिए इसका नेम डिसाइड हुआ कहाँ से, हमने सेलेक्ट कहाँ से किया है, C3 से लेकर और उसके बाद कहाँ तक गया, C7 तक गया। तो इस तरीके से इसका नेम क्या हो गया, C3 to C7, ठीक। तो यहाँ पे डबल सेमी कॉलम आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए वो क्या हो गया, बहुत सारे सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया। वैसे ही जब हम क्या करते हैं, अभी तो मैंने सेलेक्ट किया कॉलम को, ठीक। अभी मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया था कॉलम, ये C वाला कॉलम है, ठीक। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये रो को, ये 4 वाले रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उस कंडीशन में देखिए जब हम क्या करते हैं, रो वाले सेल को, रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो उसका नेम क्या आ गया, A4 से लेकर कहाँ तक, हम आ गया E4 तक, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी सेलेक्ट किया जा सकता है, देन रो वाइज भी आप क्या हो तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि वो कॉलम वाइज सेलेक्ट करना चाह रहा है, ये कि रो वाइज सेलेक्ट करना चाह रहा है, तो दोनों तरीके से सेलेक्ट कर सकता है। फिर उसके अलावा जो, जैसे अगर हम सेलेक्ट करते हैं कॉलम वाइज भी करते हैं, जैसे मैं ये पूरे को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो इसमें ये वाला जो है हमारा रो भी है और इधर कॉलम भी है, ठीक। तो मैंने रो एंड कॉलम दोनों को सेलेक्ट कर लिया, तो उस कंडीशन में कैसे वैल्यू क्रिएट होगा, तो उस कंडीशन में वैल्यू कैसे क्रिएट हो रहा है, यहाँ से A3 और उसके अलावा जो है यहाँ पे आ जाएगा E7 तक, ठीक। ये वाला लास्ट जो है E7, तो आपका जो है सबसे स्टार्टिंग, जैसे अगर मैं 1 2 स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5, वैसे ये जो है स्टार्टिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, और इंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो वैसी सेल का भी नेम कहाँ से डिसाइड होता है कि फर्स्ट जो आपका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो, ठीक है, और लास्ट कहाँ पे होगा, लास्ट कॉलम का लास्ट रो जो है डिसाइड करता है, ये लास्ट कॉलम और इसका लास्ट रो जो है वो लास्ट एड्रेस होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेल के एड्रेस को डिसाइड किया जा सकता है, जिसको बोला जाता है सेल रेंज। जब टू और मोर सेल को आप सेलेक्ट करते हैं, अभी हम देखेंगे क्यों क्यों किस रीजन से हम यूज़ करते हैं। तो अभी जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक, तो फार्मूला जब यूज़ करते हैं तो हमको इसी सेल रेंज का यूज करना पड़ता है, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको कि हमको क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट का टोटल करना है, तीनों सब्जेक्ट का टोटल। कई सारे स्टूडेंट जानते हैं टोटल करने का फॉर्मूला क्या होता है, मालूम है। अभी तो अब हम अभी बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताने रहा हूँ, केवल आउटपुट के लिए बता रहा हूँ कि शेयर रेंज का हम यूज़ क्या कर सकते हैं। तो शेयर रेंज जब आप फार्मूला यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, शेयर रेंज का यूज़ करें। अभी तो मेरे पास केवल 3 ही वैल्यू प्लस करना है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू सम, प्लस करने का वो होता है, फॉर्मूला होता है सम, ठीक। अभी आप फॉर्मूला को ना समझे, केवल मैं जो आउटपुट देना चाह रहा हूँ शेयर रेंज का यूज़ क्या होता है। देखिए सम जब कर रहा हूँ, तो सम जब करते हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसको किसको सम कर रहा हूँ, तो एक तो कर रहा हूँ इसको सम कर रहा हूँ, तो इसको क्या कर लूँगा, पहले सेलेक्टेड हो गया, दूसरा सेलेक्टेड हो गया, तीसरा सेलेक्टेड हो गया, ठीक। तो जिसको जिसको प्लस करना है, मेरे किसको प्लस करना है, ये वाले सेल को प्लस करना है। देखिए फार्मूला जब यूज़ करते हैं तो फार्मूला में यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, उस सेल का वैल्यू क्या है। जैसे मैंने बताया था, इस सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, इस सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा, इस सेल का वैल्यू क्या हो गया, E3 हो गया। तो आप जब देखेंगे, जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो क्या आता है, उस सेल का वैल्यू आता है, ठीक। अब हम जिसको जिसको प्लस कर रहे हैं, हमने क्या किया, कॉमा यूज़ कर लिया, C3 कॉमा D3 E3 ऐसे करके, और आगे रहता है तो हम उसको यूज़ कर लेते, इंटर करते हैं तो आ गया, इसका प्लस आ गया, ठीक। तो ये तो हो गया अगर मेरे पास 3 वैल्यू को प्लस करना है, ठीक। यहीं पे मैं बहुत सारा वैल्यू ले रहा हूँ, मेरा अगर 7 8 सब्जेक्ट रहता तो यहाँ पे और वैल्यू लिखता मैं, ठीक। तो मेरे को सबको कॉमा करना पड़ता, E3 के बाद यहाँ पे और कॉमा करता, और करता बहुत सारा, F3 करता, हो सकता है और बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है। अब ये तो हम अगर क्लास स्टूडेंट के हिसाब से सोच रहे हैं, कई सारे ऐसे रहते हैं डेटा शीट जहाँ पे बहुत सारे कॉलम के वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा, तो बार बार कॉलम के वैल्यू को टाइप करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, सेल रेंज का यूज़ करना पड़ता है। देखिए सेल रेंज का यूज़ कैसे करेंगे आप, अब सेल रेंज के लिए आपको क्या करना है, जब आप अभी प्लस करने के लिए, अभी हमने क्या किया था, सम किया था, ब्रैकेट ओपन किया था,
उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद कॉमा किए थे, अब कॉमा की जरूरत नहीं है। देखिए अभी हमने क्या कर लिया, सेल रेंज का यूज कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो उसके बीच में जितना वैल्यू रहेगा वो भी प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला में सेल रेंज का यूज क्या रहता है, जब अभी तो हमारे पास 3 ही वैल्यू है, यहाँ पे 10 वैल्यू रहता, 20 वैल्यू रहता। अभी मैं बताने का रीज़न ये है कि जब हम क्या करते हैं सेल रेंज का यूज़ नहीं करते हैं तो हम इंडिविजुअल हमको हर बार टाइप करना पड़ा है, C3 D3 E3 F3 F4 ऐसे करके हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को टाइप करना पड़ेगा। वही जब हम क्या किसका यूज़ करते हैं, सेल रेंज का, तो हमको केवल क्या कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है माउस से। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, केवल उस वैल्यू में गए और उस सेल के वैल्यू को सेलेक्ट कर दिया बस, और इंटर किया, वैल्यू आ गया। ठीक, जबकि मेरे को पहले क्या करना पड़ता था, जाके हर एक सेल को सेलेक्ट करना पड़ता था। अब मैं चाहता हूँ पूरे स्टूडेंट के पूरे मार्क्स को प्लस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे पूरे को प्लस करना चाह रहा हूँ तो सम फार्मूला यूज करूंगा, देन ब्रैकेट ओपन करूंगा, एक एक वैल्यू को, या फिर अगर मैं रेंज का यूज नहीं करता हूँ तो एक एक वैल्यू मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना वैल्यू मेरे को क्या करना पड़ा है, सेलेक्ट करना पड़ा है हर बार, दिख रहा होगा आपको। लेकिन यही जब मैं किसका यूज करूंगा, सेल रेंज का यूज करूंगा तो एक बार में हो जाएगा। ठीक, इतना सारा वैल्यू मैंने लिया, अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ तो ये आ गया। ठीक, यही अगर मैं सेल रेंज का यूज करता हूँ इक्वल टू SUM, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब केवल क्या करूँगा, एक बार मैं ऐसे सेलेक्ट किया, सेल रेंज पूरा सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया। ठीक, तो आंसर सेम आ रहा है, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ रहा है, सेल रेंज अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो वर्क जो करने का वो तरीका क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग की जगह में स्मार्ट वर्किंग हो जाए। ठीक, तो सेल रेंज का यूज करके हम अपने टाइमिंग को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फॉर्मूला लगाते समय। अब देखिए, एक सेल रेंज का आप नेम भी दे सकते हो। कैसे नेम दिया जा सकता है, इस सेल रेंज को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, इस सेल रेंज का आप नेम भी दे सकते हो। आपको क्या करना है, इस सेल रेंज को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद इसका नेम दे दिया, मैंने नेम दे दिया यहाँ पे सब 1 दे दिया। ठीक, यानी हमको इसको क्या करना है, सब 1 दे दिया। फिर उसके अलावा जो है ये सेकंड वाले को क्या कर दिया, इस सेल रेंज का आप रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से जाके इस सेल का नेम बन रहा है ना, उसको आप क्या कर सकते हैं, नेम भी दे सकते हैं, सब 2 हो गया। फिर इसके अलावा जो है इसको मैं दे दे रहा हूँ सब 3। इस सेल को सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे जाके इसके नेम को क्या कर देना है, ये हो जाएगा सब 3 हो जाएगा। फिर उसके अलावा इस सेल का नेम आप दे सकते हो, जो भी आपको नेम देना है। मैं यहाँ पे सब के रूप में दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्या करना है, इसको फॉर्मूला के रूप में यूज करना है। ठीक, यहाँ से मैं जाके इसको सब 4 कर दे रहा हूँ, 4 हो गया था या 5। तो इस तरीके से मैंने क्या दे दिया, सेल रेंज। अब देखिए फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या करूंगा, SUM सम, ब्रैकेट ओपन, इसका नेम क्या दिया था, इसका नेम दिया था सब 2, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करूंगा। 1 मिनट, इसका नेम क्या दिया था, इसका शायद नेम नहीं आ पाया, इसको दे देते हैं SUB सब 2। ठीक, अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे सब 2 किया तो ऑटोमेटिकली आ गया। इसका नेम क्या दिया हमने, सब 3 दिया है। यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, SUM सम। ठीक, अब किसको सम करना है, तो आपने जिस नाम से सेल रेंज दिया था यहाँ पे हमने क्या दिया था, सब SUB सब 3। ठीक, 3 दिए हैं तो 3 कर देंगे, इंटर कर देंगे तो इसका प्लस होके आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेल रेंज का नेम भी दे सकते हैं, इस पूरे सेल रेंज का नेम देना चाह रहे हो। ठीक, तो हम इसको दे दे रहे हैं सम 1 दे सकते हैं। ठीक, तो ये डिपेंड करता है यूजर के हिसाब से, आप अगर सेल रेंज का नेम देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं, इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, सम 1 कर देंगे। तो जिस भी सेल रेंज को आपने जिस नेम से दिया है उस नेम को आप लिख देंगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इतना समझ आया कि आप सेल रेंज को कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं और उसका नेम भी दिया जा सकता है, कॉलम वाइज भी नेम दे सकते हो, रो वाइज भी दे सकते हो। ठीक, तो ये इतना डिटेल में आपका दिया नहीं, फिर भी सेल रेंज आ गया तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में इसको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या जो है वो होता है। ठीक, तो ये हमने देख लिया रेंज ऑफ सेल। तो सेल में कौन कौन से रेंज होते हैं, कॉलम रेंज होता है, अगर हम कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो ये कॉलम रेंज हो गया। ठीक,
ये वाला क्या हो जाएगा, कॉलम रेंज हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा रो रेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ दिया हुआ है, कॉलम रेंज, रो रेंज एंड रो एंड कॉलम रेंज। हमने दोनों करके देख लिया, रो एंड कॉलम रेंज भी दोनों का यहाँ से अगर ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो इसमें रो भी आता है और कॉलम भी आता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेंज को डिफरेंट काइंड यानी डिफरेंट वे से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, तो ये तो हो गया सिंपल तरीका। तो इस तरीके से अगर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो था कि स्टार्टिंग स्प्रेडशीट कैसे ओपन करना है, उसके डिफरेंट पार्ट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, और आगे जो जितने भी पार्ट्स है, रिमेनिंग पार्ट्स है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा उसको भी कंप्लीट करते जाएंगे। फिर उसके अलावा रो के बारे में जान लिया, रो क्या होता है, तो आपको इसको भी याद रखना है। सेल एड्रेस के बारे में हमने जान लिया, इसी सेल एड्रेस को सेल रेफरेंस भी बोला जाता है। डिफाइन ए रेंज ऑफ सेल, हमने डिफाइन भी कर लिया, रेंज को हमने सेलेक्ट भी किया, उसको पर्टिकुलर नेम भी डिसाइड कर दिया। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई रो रेंज, हमने रो के रेंज को भी डिसाइड कर लिया। फिर कॉलम रेंज, फिर उसके अलावा कॉलम एंड रो रेंज दोनों को भी हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना लेके चलते हैं।